नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित जो भाषण था जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था, जिसका अनुवाद ललित सिंह यादव ने जाति भेद के उच्छेद के नाम से 2 प्रकरणों में विभाजित कर दिया था हिंदी अनुवाद के रूप में। तो प्यारे बच्चों, उन्हीं 2 प्रकरणों से संबंधित हम लोग क्वेश्चन आंसर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? हमारा अंतिम चैप्टर आरो भाग 2 पुस्तक का अंतिम 18 चैप्टर जो था श्रम विभाजन जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज से संबंधित हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव ध्यान रखना 40 नंबर के आएंगे हमारे एग्जाम में, और एमसीक्यू हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, इस सेशन में नहीं करेंगे। तो और इस चैप्टर के जो लेखक हैं जिनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें भारतीय संविधान का क्या कहा था, निर्माता भी कहा जाता है अंबेडकर जी को, ठीक है। तो पहला ही पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका स्वागत कर दो यार, जल्दी से। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क है। यानी देखो, श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे यानी कहने का तात्पर्य क्या है। बाबा साहब ने बताया था कि बच्चा या बच्ची जब पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तभी उसके व्यवसाय उसके पैसा को तय कर दिया जाता है, वो गलत है। चाहे उस बच्चे या बच्ची की उस पेशे में रुचि है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसे वही कार्य करना पड़ रहा है, ये तो गलत है। तो इसीलिए उन्होंने यह नहीं माना। तो क्या क्या कारण बताए देख लीजिएगा। नंबर 1 है श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित होता है। यानी कि भी कोई भी कार्य कर रहे हो आप लोग, आपका कोई भी व्यवसाय है, उसमें कम से कम रुचि तो होनी चाहिए, दिलचस्पी तो होनी चाहिए ना। आधारित नहीं होता है और साथ ही व्यक्ति की क्षमताओं की उपेक्षा भी की जाती है। नंबर 2, मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, इसलिए उसे अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आजादी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती है। संकट में भी व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती, जिससे कभी कभी भूखों मरने की नौबत भी आ जाती है। इसलिए उन्होंने यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यानी कि इस प्रकार यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है यार, एक बात बताओ मुझे, आपको खेलने में आपकी रुचि है, पढ़ने में नहीं है, फिर भी पिताजी कह रहे नहीं तू तो पढ़ पढ़ पढ़। यार मेरी लाइफ है, मेरी रुचि किस में है, वो ही ध्यान रखना है आप लोगों को प्यारे बच्चों, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ईमानदारी से पढ़ते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है। क्या यह स्थिति आज भी, यानी कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण है, कैसे बनती रही है, क्या यह स्थिति आज भी है? आज इतनी नहीं है, पहले बहुत ज्यादा थी। आज जातिवाद तो कुछ है, कुछ नालायक जो लोग होते हैं उनमें है कि ये मीना ये जादव, ये हीर, ये चमार, ये मतलब बहुत सारी जातियां है ना। कहते हैं कि तुम इसके पास क्यों बैठे, ये तो मीना है, जाति है, मतलब यादव है, सैनी है, समाज है, मतलब कुछ भी यार, एक्स वाई जेड बहुत सारी जातियां होती है, आप लोगों को पता होगा। तो आज भी ऐसे बहुत ही कुपात्र लोग हैं यहाँ पे। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगार भुखमरी का कारण बनती रही है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक व्यवसाय या पेशे में भी बांध देती है। उसे व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती, चाहे वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त हो, चाहे उस व्यवसाय के कारण वह भूखों मर जाए। किसी भी समय की बात हम किसी भी समय की हम बात करें तो यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना व्यवसाय बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है और उसे बदलना भी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा प्यारे बच्चों, यदि किसी कारणवश कोई व्यवसाय आप लोग कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर ली फिर व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं, कुछ भी करो, किसी कारणवश भगवान ऐसा ना करे आपके साथ, किसी कारणवश यदि कुछ हानि हो भी जाती है ना, तो धैर्य रखना है, कोई दूसरा व्यापार करना है, आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को व्यवसाय न बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भूखमरी व बेरोजगारी बढ़ती है और बढ़ भी रही है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार पेशा बदलने की अनुमति है।
वह अपनी आजीविका के लिए कोई भी कार्य कर सकता है, उसमें कोई जाति आड़े नहीं आएगी। भारत देश में सरकारी कानून, समाज सुधार, शिक्षा के कारण जाति प्रथा के बंधन कमजोर हुए हैं, पेशे संबंधी बंधन समाप्त हो गए हैं। यदि व्यक्ति अपना व्यवसाय बदलना चाहे तो जाति बाधक नहीं है। आर्टिकल्स 27 है, मुझे तो कंफर्म थोड़ा ध्यान नहीं है, आप थोड़ा देखना, लिखा हुआ है आजीविका के लिए व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। यह सब आज वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। ये सबसे बड़ा कारण मैं मानूं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि मैं जातिवाद को बहुत दूर कर दूंगा, इस समस्या को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा, और इन्होंने किया भी है अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग, लगन के अनुसार। नंबर 3 है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता यानी गुलामी। भी व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने व्यवसाय बदलने की। भारत सरकार द्वारा जो भी किसी व्यक्ति को जो जो सुविधाएं उपलब्ध करवा रही, वो सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, सभी को स्वतंत्रता का हक है भाई। तो यही इन्होंने एक व्यापक परिभाषा दी है। लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी प्राधीनता को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की आजादी नहीं है। उसे दास्ता में दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। उसे अपनी रुचि के विरुद्ध पैतृक व्यवसाय को अपनाने पड़ते हैं। तो पैतृक व्यवसाय अच्छा है तो अपना लेना, अच्छा है, आपकी रुचि है तो अपनाना जरूर, आगे बढ़ाना उसे मन से, लगन से, ईमानदारी से, मेहनत से। आलस्य नहीं आनी चाहिए कभी लाइफ में, वो नहीं है तो मत करना, अपने अनुसार कोई भी कार्य करना। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद आम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? यानी कि समता यानी समानता, सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। क्या कारण है? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद आम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है, क्योंकि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली है शारीरिक वंश परंपरा, दूसरी है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभी समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। अंतिम और तीसरी है जिस पर हमारे प्रयत्न होते हैं, हमारी मेहनत होती है, जिस पर हम लोग अपनी मेहनत को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। अम्बेडकर जी का मानना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे समाज में बिना किसी भेदभाव के अपनी आजीविका के सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। राजनेताओं को भी सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समान व्यवहार और स्वतंत्रता का सिद्धांत ही समता का प्रतिरूप है। तो प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य सीधा सा एक ही है कि अपने मन के अनुसार अपना पेशा तैयार करना चाहिए इंसान को, और अपने प्रयत्नों को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, सही में आम्बेडकर ने भावनात्मक क्षमताओं की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। जातिवाद को उन्मूलन यानी उखाड़ फेंकना, समाप्त कर देना, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत है? यानी कि मानवीय दृष्टि, जातिवाद का उन्मूलन, बात तो से उन्मूलन क्या होता है? समाप्त करना, समाप्त करना यानी उखाड़ कर फेंक देना, उसे उखाड़ कर फेंक देना, फेंक देना। और जातिवाद को तो जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। आज वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति जातिवाद करता है ना, यानी कि जाति, मीणा, चमार, भंगी ऐसे कुछ करता है ना, सैनिक, गुर्जर, ऐसे यादव, कोई भी करता है ना, उससे दोस्ती मत करो आप, उसे समझाओ एक बार, नहीं समझे तो 2-4 लगा दो उसे। हम आम्बेडकर जी की इस बात से पूर्ण सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने भावनात्मक क्षमत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन
चाहा है। किसी भी समाज में भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से बिना भेदभाव के भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हों। उनके अनुसार समाज में जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए समता आवश्यक तत्व है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि कुछ व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित लिए पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति के पिताजी हैं, मान लो एमएलए हैं, पार्षद, यानी कोई भी हो, मान लो XYZ बड़े उच्च पद पर है, तो उनका कार्य बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन निम्न वर्ग का नहीं हो पाता है, तो वह एक स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती, एक निष्पक्ष निर्णय नहीं है, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। क्योंकि जिनको पहले से सुविधाएं प्राप्त है उनका फिर आप लोग साथ दे रहे हैं, भारत सरकार साथ दे रही है, तो फिर ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं हुई, निष्पक्ष निर्णय नहीं हुआ। आम्बेडकर जी कहते हैं कि मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है जब सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त हो। उदाहरण के लिए एक गांव की पाठशाला, यहाँ के कॉन्वेंट या शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सही मूल्यांकन तभी होगा जब जातिवाद का उन्मूलन होगा। जातिवाद को तोड़कर फेंक देंगे, फिर सभी को समान भौतिक सुविधाएं मिले और उसके पश्चात जो भी श्रेष्ठ हो वही उत्तम व्यवहार के हकदार हो। यानी कि गरीब हो अमीर हो, हमें यह सब नहीं देखना है। हमें देखना है तो क्या देखना है, हमें सिर्फ देखना है उसकी योग्यता। जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा मेहनत करेगा, अच्छे लगन से मेहनत की है, उसे उस पद का हकदार माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पिताजी तो एमएलए हैं या कोई सांसद है, XYZ कोई उच्च पद पे हैं, तो ऐसा नहीं, वही हकदार नहीं होना चाहिए, योग्यता वाला हकदार होना चाहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। यानी भ्रातृता यानी होता है भाईचारा, भाईचारा अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहां तक सहमत है? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगे? यानी कि यार एक बात बताओ मुझे, भ्रातृता होता है भाईचारा है, और भाईचारा किसे होता है? क्या भाइयों से मिलने से, लड़कों लड़कों से मिलने से? क्यों, लड़कियों के नहीं मिलने से होता है क्या? अरे भाईचारा पूर्ण तभी होगा जब लड़के लड़कियां एक साथ होंगे, परिवार में माता पिता लड़का लड़की दोनों होते हैं तो ही एक पूर्ण परिवार होता है। वैसे तो सम्मिलित करो ना उसे, कहां डर है भाई? किसको आपत्ति है? मुझे तो आपत्ति नहीं है, चाहे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिसको आपत्ति है वो नालायक है, सीधी सी बात है। अम्बेडकर जी की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। उन्होंने भ्रातृता के अंतर्गत स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है, क्योंकि भ्रातृता से उसका अभिप्राय भाईचारे से है। उनके अनुसार भ्रातृता की भावना अथवा विश्व बंधुत्व की भावना से है। जब यह भावना किसी लिंग विशेष, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की है ही नहीं, तो स्त्रियां स्वाभाविक रूप से इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, क्योंकि भाईचारे समाज में बहुविधि हितों में सभी का समान रूप से सम्मिलित होते हैं। अरे सभी का भला हो ऐसा नियम बनाओ भाई, ऐसे स्वतंत्रता हो सभी का जिसमें भला हो, एक दूसरे के हितों के लिए, एक दूसरे भलों के लिए सभी को तत्पर खड़े रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो कार्य लड़के कर सकते वो लड़के नहीं कर सकते। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखो, किसी भी शहर में आप किसी कंपनी में चले जाओ, लड़कियां आगे हैं भाई, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्त्रियां शामिल होनी चाहिए भाईचारे में। इस भाईचारे शब्द में सभी का समान रूप से एक दूसरे के प्रति प्रेम निहित होता है। ऐसे ही किसी स्त्री का स्त्री के प्रति प्रेम बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना को प्रकट करता है। इसलिए हम इस भाईचारे शब्द से पूरी तरह सहमत हैं और साथ इसमें स्त्री को सम्मिलित करने से भी पूर्ण रूप से सहमत हैं। मैं तो हूँ, आप हो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो भ्रातृता भाईचारा हमारा बहुत दूर तक जाएगा और फिर हमारा देश फिर स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र तो है, कहा जाता है ना कि मेरा देश महान था, महान है और महान रहेगा। क्यों? सभी को समान रूप से, सभी को अधिकार है भाई, कोई भी कार्य वह कर सकता है, सभी को स्वतंत्रता भी समान रूप से है और भाईचारा सभी में है ही, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कोड दिख रहा है Y323, कहाँ यूज करना है आप लोग? यदि अंग्रेजी आपको बोलना नहीं आता है, आपको फर्राटेदार
अंग्रेजी सीखनी है तो आप लोगों को कोड मात्र यूज करना है, Y323 कोड यूज करना है और उसके साथ आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो कोड क्या है? Y323। ठीक है, तो चले जल्दी से, यदि किसी को सीखना है तो हमारे पेड बैच से जुड़ जाइए और मनोरंजन के साथ पढ़िए और फराटेदार अंग्रेजी सीखिए, फिर बोल के मुझे बताना है, फिर हम लोग ऑनलाइन बातें करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, आप लोग सीयूटी 2023 की तैयारी करोगे, आप 12th क्लास में, तो 101% करोगे। तो आप लोग सीयूटी का कोई भी बैच XYZ कोई बैच पेड बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो कोड क्या लगाना है वो ध्यान से सुनना, Y551, ध्यान रखना, Y551 कोड यूज करना है मैक्सिमम। और 12th क्लास के लिए करना है तो आपको कोड यूज करना है Y323, ध्यान रखना है 12th के लिए Y323 और CUT के लिए Y551 यूज करना है। ठीक है, अब आपको PDF चाहिए YT सेशन की या PYQ चाहिए या आपको सैंपल पेपर चाहिए, XYZ जो भी चाहिए PDF के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करो, यहां से मिलेंगे भाई, सब कुछ मिलता है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो यार जल्दी से, इतना कुछ मिलता है, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस समय पर उपलब्ध हो रही है रे। अब की बार तो हिंदी में भी 100% नंबर दिलाने की गारंटी ले रहे हैं यार, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करो आप लोग। ठीक है, बेझिझक होते हुए कमेंट अवश्य करना कैसा लगा सेशन, लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है तो कर देना भाई। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।